अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कल रात शहबाज शरीफ के अपोजिशन रहनुमाओं के एजाज़ में दिए गए इशाइये के बाद एक बार फिर से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ की जो सियासी सोच है, क्या ये एक पेज पर है, एक सफ़े पर है? गुज़श्ता रोज़ शहबाज शरीफ के दिए गए इशाइये में पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी समेत दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं ने इसमें शिरकत की। इशाइये के बाद मुस्लिम लीग नून के जारी करदा एलामिये में शहबाज शरीफ ने अपोजिशन जमातों को बजट से मुतालिक मुश्तरका हिकमत अमली तैयार करने का मशवरा दिया। शहबाज शरीफ के दिए गए इशाइये के बाद ये तासुर पैदा हुआ और ज़राए भी जो ख़बरें दे रहे थे कि पीपल्स पार्टी की पीडीएम में वापसी मुमकिन हो सकती है, ऐसी वहाँ पर बात हुई, उनको पीडीएम में वापसी की तजावीज़ दी गई, उन्हें कहा गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और एएनपी को कि आप पीडीएम में वापस आ जाएं। आज शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान होने वाली मुलाकात में भी ये कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में पीपल्स पार्टी और एएनपी की पीडीएम में वापसी की तजवीज़ दी गई है। लेकिन शहबाज शरीफ के पीपल्स पार्टी के पीडीएम में वापसी के मुफाहमती रवैये के बरक्स जो मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमा हैं, उनके लहजे में हम देख रहे हैं सख्ती नज़र आ रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पीडीएम से वापसी के मुतालिक शहबाज शरीफ क्यों उनको जो है ना वो वापसी की दावत दे सकते हैं। मरीम नवाज़ ने आज इस हवाले से एक बात कही, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी अपनी राय का इजहार किया। ज़रा सुनिए शहबाज शरीफ साहब की दावत देने के हवाले से शाहिद खाकान अब्बासी और मरीम नवाज़ ने क्या रद्द अमल दिया। पीडीएम कोई रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी नहीं है कि उसका एतमाद भी तोड़े और बाहर निकल जाए और फिर आपको तकलीफ हो तो वापस अंदर आने की कोशिश करें। दरवाजे बंद हैं। वो कागज जो फाड़े थे उनको जोड़कर पढ़ें और उसकी वजाहत हमने तलब की थी, उसका जवाब दें। पीएमएलएन का भी वही मौक़िफ़ है जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा, और पीडीएम का भी वही मौक़िफ़ है, उसमें कोई चेंज नहीं है। जो उनको शो कॉज नोटिस इशू हुआ था उसका जवाब अभी तक नहीं आया। मरीम नवाज़ ने शहबाज शरीफ के दिए गए इशाइये पर भी वजाहत दी और कहा कि इससे पीडीएम का कोई लेना देना नहीं है। मरीम नवाज़ ने शहबाज शरीफ के दिए गए इशाइये को बतौर अपोजिशन लीडर का दिया गया इशाइया, उन्होंने कहा कि इसका कोई उससे लेना देना नहीं है। इसमें जो अपोजिशन बतौर अपोजिशन लीडर उन्होंने बुलाया हुआ था और उसी हवाले से बातचीत हुई, पीडीएम के हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई। जबकि आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भी वजाहत की कि पीपल्स पार्टी और एएनपी को पीडीएम की सरबराही इजलास में बुलाने की कोई तजवीज़ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की तौहीन की है, अब जिसका अजाला करना होगा। इन दो जमातों को सरबराही इजलास में बुलाने की कोई तजवीज़ मौजूद नहीं है। आपके जवाब में पीडीएम की तौहीन की है, इसका इजाला आपको करता हूँ। अब जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पीडीएम में वापसी के मामले पर मुस्लिम लीग नून के अंदर इख्तलाफात देखे जा रहे हैं, वहीं कई मामलात पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत भी आमने सामने है। आज वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने एक ट्वीट की और कहा कि वजीर आज़म को सिंध में इंतज़ामी बदनज़मी और खुसूसन अमन व अमान और बढ़ते हुए जराइम पर सख्त तशवीश है। फवाद चौधरी के मुताबिक वजीर आज़म ने वजीर दाखिला शेख रशीद को हिदायत की है कि वो सिंध का दौरा करें और इस सूरत हाल पर हिकमत अमली तय करें। जबकि पिछले चंद हफ्तों से हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में पानी की कम फराहमी पर मुसलसल वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही है। बिलावल भुट्टो तो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वफाकी हुकूमत सिंध में पानी रोक कर सिंध की ज़मीनों को बंजर करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि वफाकी वज़रा और पानी के जो तकसीम के निगरां इदारे हैं इरसा, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये जो इल्ज़ाम है वफाक पर, इसकी मुसलसल तरदीद कर रहे हैं। अब सवाल ये है, इन मामलात पर एक बार फिर से हम देख रहे हैं वफाक और सिंध हुकूमत आमने सामने है। सिंध के इंतज़ामी मामलात में वफाक की मदाखलत को अब सिंध हुकूमत इस पर क्या रिएक्शन देगी, इस पर भी हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, तर्जुमान हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के, मरीम नवाज़ के, मोहम्मद ज़ुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। ज़ुबैर साहब, कल शहबाज शरीफ साहब ने जो इशाया दिया बकौल मरीम नवाज़ के और बहुत से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के कि पीडीएम में पीपल्स पार्टी की वापसी की कोई बात नहीं हुई, लेकिन हमारे ज़राए ये बताते हैं कि इस हवाले से उस इशाये में बात हुई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी ने कहा कि इसके लिए हमें सोच विचार की ज़रूरत है, पार्टी से तय करके इन मामलात में फिर आपको हम इसका जवाब देंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ, अगर दावत दे भी दी गई शहबाज शरीफ साहब ने कि आप वापस आ जाएं,
शाहिद खाकान अब्बासी का सख्त लहजा, मरियम नवाज साहिबा का सख्त लहजा, आखिर इतने क्यों खफा हैं, इतनी क्यों नाराजगी का इजहार किया? मरियम नवाज ने भी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी यहाँ तक कह दिया कि फिर सेक्रेटरी जनरल आप कोई और ढूंढ लें। क्या वाकई मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वापस आए पीडीएम में? नहीं, मेरा ख्याल है दो चीज़ें हैं। ये तो किसी ने नहीं कहा कि हम नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान पीडीएम में ना आए, क्योंकि पीडीएम का बनने का मकसद था कि तमाम अपोजिशन जमातें एक साथ मिलके इस हुकूमत की मुखालफत करें विद इन द पार्लियामेंट, आउटसाइड द पार्लियामेंट, और ज़ाहिर है अवाम तक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने की कोशिश करें कि ये हुकूमत कितनी ख़राब है और किस तरह से आई थी। हैविंग सेड दैट, ये तो शाहिद खाकान अब्बासी ने भी नहीं ये कहा, ना ही मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि किसी सूरत हाल में भी पीपल्स पार्टी को वापस नहीं लिया जाएगा। उन्होंने ये कहा कि जिन वजूहात के बुनियाद पर पीपल्स पार्टी को पीडीएम से शो कॉज दिया गया था, उसको अगर पीपल्स पार्टी या एएनपी अगर उसका जवाब देना समझती है तो उससे मसले आसान हो जाएंगे। अब पीपल्स पार्टी का नज़रिया इस पर ज़ाहिर है काफ़ी मुख्तलिफ है। वो समझते हैं कि जी शो कॉज देने की इजाज़त ही नहीं थी इन द फर्स्ट प्लेस, कोई मैंडेट ही नहीं था पीडीएम के प्लेटफॉर्म से सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से शाहिद खाकान अब्बासी को। बट अगेन द पॉइंट इज़, अगर तो पीपल्स पार्टी को इंटरेस्ट है, और आपने सही तज्जिया किया कि शहबाज शरीफ साहब ने जिस खरूस नीयत से जो दावत दी थी, वो उसका जो बुनियादी मकसद तो था कि बजट आ रहा है पार्लियामेंट में, ऑपोजिशन जमातें जब तक एक साथ मिल के उस बजट पर एक तो अपने प्रपोजल्स के हवाले से और जो हुकूमत की तरफ से जो बजट आएगा अगर वो अवाम दोस्त नहीं होगा तो उसकी किस तरह से भरपूर मुखालफत करनी है, तो एक सोच होनी चाहिए। और लेकिन मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी के लहजे से ये लगा, ये तासुर मिला कि शायद उनसे ये बर्दाश्त नहीं है, या वो इन मामलात में शहबाज शरीफ साहब की मदाखलत जो है ना वो उनको हजम नहीं हो पा रही है कि शहबाज शरीफ साहब इस सारे मामले को देखें, जिससे एक बार फिर ये तासुर मिला कि मुस्लिम लीग नवाज में भी दो बयानिए हैं। शायद मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो एक पेज पर हैं और शहबाज शरीफ साहब के फैसलों को वो ऑन नहीं करेंगे। क्या वो अपने ताईं दावत नहीं दे सकते? अगर वो बुलाना चाहते हैं तो फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब को ये कहने की क्या ज़रूरत पेश आई कि मैं सेक्रेटरी जनरल का जो ओहदा है वो फिर आप किसी और को दे दें? लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने एक तो मसला ये होता है कि एक कोई इवेंट होता है उससे फिर स्पेकुलेशंस आनी शुरू हो जाती हैं। शहबाज शरीफ साहब ने तो ये कहीं भी नहीं कहा, ना दावत देते वक्त, ना दावत के दौरान किसी रिपोर्टर से बात करते वक्त, ना ही उसके बाद जो तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है मरियम नवाज साहिबा, मरियम औरंगजेब सॉरी, उनकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि जी शहबाज शरीफ इनिशिएटिव ले रहे हैं पीपल्स पार्टी और एएनपी को वापस पीडीएम में लाने के लिए, बल्कि बड़ा क्लियर कट ये बताया गया है कि ये दावतनामा किस वजह से दिया गया था ताकि उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। अब जाहिर सी बात है पार्लियामेंट में चाहे हम चाहें या ना चाहें, हम सब ऑपोजिशन जमातें एक साथ बैठी हैं और चाहे उनका कोई भी नजरिया हो, कोई भी इश्यूज हों आउटसाइड द पार्लियामेंट के अंदर तो कम से कम एक यकसोई के साथ एक कोई प्लेटफॉर्म पर आवाज बुलंद की जाए ताकि जो बतौर पार्टी के सदर के शहबाज शरीफ साहब अपने ताईं ये फैसला ले सकते हैं। अगर लेते हैं, अगर कल दावत नहीं दी, अगर देते हैं, अपने ताईं बात करते हैं, अपने ताईं मामलात को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो मरियम नवाज साहिबा को इस पर कोई एतराज तो नहीं होगा? नहीं, देखिए वो तो अगर शहबाज साहब ऐसी कोई चीज़ इनिशिएटिव लेते हैं तो पीडीएम एक प्लेटफॉर्म है। पीडीएम में पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक जमात है, इसमें और भी जमातें हैं, 8 जमातें इस वक्त हैं जो कि बिल्कुल इफेक्टिव हैं और उसका हिस्सा हैं। मौलाना फजलुर रहमान उसके प्रेसिडेंट हैं पीडीएम के। तो जाहिर सी बात है ये सोच किसी इंडिविजुअल की तो हो सकती है, लेकिन उसको करने का तरीका सही यही होगा जहाँ, और ख़ास तौर पर जहाँ हालात थोड़े से पेचीदा हो चुके हों
कि उसको किस तरह से आगे लेके जाया जा सकता है और उसकी अफादियत क्या हो सकती है कि पीपल्स पार्टी भी शामिल हो, ANP भी शामिल हो और अपना अपना रोल अदा करें और एज ए यूनिफॉर्म PDM एक बामकसद प्लेटफॉर्म बन सके। तो इसमें लेकिन ये बात तो आप मानते हैं ना कि शहबाज शरीफ साहब का रवैया हमेशा मुफाहिमाना रहा है, वो रिकंसिलिएशन, वो इसको ज़्यादा जो है ना वो प्रायोरिटी देते हैं, वो चाहते हैं कि मामलात जो हैं वो ज़्यादा बिगड़े ना। हमने इस बयानिए को भी देखा जहां मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बड़ी उन्होंने बातें भी की, तनकीद भी की, जबकि शहबाज शरीफ साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की। ये जब आप लोगों के जलसे जुलूस और ये सब रैलियां भी निकल रही थी, तो ये तो आप मानते हैं ना कि जो लहजे में सख्ती मरियम नवाज की थी वो शहबाज शरीफ साहब के लहजे में ऐसी सख्ती नहीं हमने कभी देखी। देखिए ना, शहबाज, बिल्कुल आपने सही कहा, इसमें तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता शहबाज शरीफ साहब का। और ये कोई अजीब बात नहीं है, सियासत में एक ही सियासी जमात में मुख्तलिफ तरीक़ेकार और हॉक्स भी होते हैं और दूसरे किस्म के लोग भी होते हैं जो नर्म मिजाज के होते हैं कि ताकि वो मामले को खुशफहमी से और बातचीत के थ्रू हल करने की कोशिश करते हैं। शहबाज शरीफ साहब की हमेशा सियासत ऐसी रही है और वो सियासी मफाहमत के बेसिस पर आगे चलने को तरजीह देते हैं और उस वजह से उनकी जाहिर है वो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और उनकी बहुत सी अथॉरिटी भी है और उनके पास मैंडेट भी है और वो मियां नवाज शरीफ के भाई भी हैं। लेकिन पार्टी में फैसला साजी कौन करता है? कई किसके फैसले चलते हैं पार्टी के अंदर? देखें ना, फाइनल फैसला तो मियां नवाज शरीफ का होता है, पहले भी होता था और अब भी होता है। लेकिन मियां नवाज शरीफ के कोई भी फैसला ऐसा नहीं होता जो कि उनकी बिल्कुल बगैर किसी राय लिए हुए वो बता दें कि जी सब ने ये करना है। उसमें जाहिर है हर एक की अपनी राय होती है और सीनियर लीडरशिप की ज़्यादा राय होती है, मियां शहबाज शरीफ की ज़्यादा राय होती है, उनके पास मौका ज़्यादा होता है और मियां नवाज शरीफ को समझाने का। लेकिन हैविंग सेड दैट, ओवर द लास्ट 20-30 ईयर्स हमने देखा ये है और सबके सामने ज़ाहिर है हिस्टोरिकल बातें हैं ये कि मियां शहबाज शरीफ हमेशा इस किस्म की सियासत करना चाहते हैं जिससे बातें ज़्यादा ना बिगड़ें और अच्छे तरीके से अगर हल होता है तो हो जाए। और ये एक सियासी सोच की बात है। तो अब ज़ाहिर है जो शहबाज शरीफ साहब समझ सकते हैं वो लंदन बैठे शायद नवाज शरीफ उस सेंसिटिविटी के साथ समझ ना सकें, तो क्या शहबाज शरीफ साहब को ये इख्तियार है कि वो सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए, पाकिस्तान में रहते हुए, सिचुएशन को देखते हुए अपने ताईं को फैसला ले सकें? देखिए, एक और चीज़ भी होती है कि वक्त की मुनासबत से भी फैसले किए जाते हैं। सख्त रवैया या नरम रवैया वक्त की मुनासबत से भी होता है। मतलब एक वक्त था कि 2017 में जब डिस्क्वालिफिकेशन हुई है मियां नवाज शरीफ की और उसके बाद केसेस बने हैं और फिर जेल टर्म हुई है और फिर इलेक्शन में जो कुछ भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ हुआ तो उसमें एक बड़ी स्ट्रॉन्ग राय बनी पार्टी के अंदर। और पार्टी के अंदर जो आप पूछी थी ना फैसले, वो फिर वर्कर्स की तरफ से भी दबाव आता है ऊपर पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर कि जी ये आप इतना नरम रवैया अगर इख्तियार करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इस वजह से सख्त रवैया इख्तियार करने का वक्त है। सो वक्त की मुनासबत से भी हमें कोई लड़ाई झगड़े करने का तो कोई शौक नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी सियासतदान को नहीं होता। लेकिन अगर कोई वक्त ऐसा होता है जब आपको रिएक्ट करना पड़े और स्ट्रांगली रिएक्ट करना पड़े तो फिर उसका गुजरात में जो तकरीर की गई थी वो वक्त ऐसा था, वो सिचुएशन ऐसी थी कि इतनी सख्त जबान इस्तेमाल करना पड़ी। जी बिल्कुल ऐसे ही था कि उस वक़्त देखें ना, जो उस वक़्त बैकग्राउंड भी दिया था, कोई ऐसे नहीं एकदम से उठा के बोलना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ जो डिस्क्वालिफिकेशन से लेके डॉन लीग्स और फिर पनामा और फिर उसके बाद रेफरेंसेस और फिर जेल टर्म्स और फिर जज साहब का जो फैसला था, जिस फैसले की बुनियाद पर जिस जज को निकाला गया मिसकंडक्ट पर और जजमेंट
वहीं की वहीं रही। तो जाहिर सी बात है, और फिर साउथ पंजाब में जो हुआ, जो बलूचिस्तान असेंबली में तोड़ फोड़ की गई, जो इलेक्शन के दिन जिस तरह से धांधली की गई, RTS सिस्टम बिठा दिया गया, तो रिएक्शन तो होता है ना। ये तो नहीं हो सकता कि रिएक्शन भी ना हो, और फिर तो लोग कहेंगे कि जो इतने हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं। और आपने एक और चीज भी देखी शाजिया, कि उसके बाद फरवरी से लेके अभी तक जो बाई इलेक्शंस हुए हैं, उसमें पूरे पाकिस्तान के कोने कोने में जो बाई इलेक्शन हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा वोट मियां नवाज शरीफ के नाम पर पड़े इसी दौरान। तो ऐसा तो नहीं है कि ये कोई बात ऐसी थी जो कि अवाम बिल्कुल मुस्तरद कर चुके थे, चाहे वो नौशहरा था, कराची था, डस्का था, वजीराबाद था, खुशाब था। देखें, दो तरह के वोट पड़ते हैं। एक तो आप गरज, आपका जो वोटर होता है उसको गरज भी होता है। अब जिसने तहरीक इंसाफ की मोहब्बत में या तब्दीली के उसमें वोट डाला था, बहुत से ऐसा वोटर भी है जो 2018 में PTI का वोटर था, वो अब कन्वर्ट हुआ है नून लीग के वोटर में। तो ये आप ये ना कहें कि नून लीग ने जो यहाँ पर दूध और शहद की नहरें बहा दी थी इसीलिए उधर वोट है, वो गुस्से का भी इजहार करता है। तो वो जो आपको वोट ज़्यादा पड़े हैं, या आप कह रहे हैं कि नून लीग की बहुत ज़्यादा अभी भी लोगों में मकबूलियत है, ये भी हो सकता है कि वोटर की नाराज़गी का वोट भी आप लोगों को पड़ा हो। तो ये कामयाबी नहीं हम इसको कह सकते, वो नाराज़गी का वोट हो सकता है। मैं देखे ना, उसको रद्द तो नहीं कर सकते, जो आपका पॉइंट है, व्यू है वो बिल्कुल, लेकिन हम तो उसको उस तरह से भी लेंगे ना कि हमारे नैरेटिव की, हमारे नज़रिए की वो भरपूर हमायत के तौर पर भी तो लिया जाएगा कि जी गोइंग फॉरवर्ड क्या एक जनरल। और बाई इलेक्शंस में आप प्लीज़ 10 बाई इलेक्शंस हुए, 10 बाई इलेक्शंस में रूलिंग पार्टी का हर जगह से हारना, अर्बन सेंटर से, रूरल सेंटर से, हर प्रोविंस से हारना, ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर ये वेस्टर्न सिस्टम को समझते हैं, जो हमारे वज़ीर आज़म साहब बार जो हमेशा कहते थे एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ना लें, सख्त ज़बान इस्तेमाल ना करें। देखें, एक चीज़ बिल्कुल पाकिस्तान की सियासत में सबसे ज़्यादा हमने देखी है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने से लेके और आज तक, कि पार्टी से बड़ा इंडिविजुअल कभी भी नहीं होता। इंडिविजुअल चाहे जितना भी भरपूर होए, मुस्तफ़ा खैर बहुत बड़े सियासतदान थे, लेकिन जब वो पीपल्स पार्टी से निकले तो उनकी हैसियत ज़ीरो हो गई थी। मुस्तफ़ा जतोई साहब थे और मिराज मोहम्मद खान थे। तो मेरा नहीं ख्याल है कि पार्टी इतनी बड़ी, सबसे बड़ी पॉलिटिकल, मैंने जीरो तो नहीं कहा, मैंने कहा कि इंडिविजुअल की हैसियत पार्टी से बड़ी नहीं होती है। और इस चीज़ का ख्याल बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू डिसएग्री भी कर सकते हैं और मुखालफत भी हो सकती है, शदीद मुखालफत भी हो सकती है। लेकिन अगर सियासत करनी है चौधरी निसार को, मैं तो ज़ाहिर है मशवरा नहीं दे सकता, वो इतने सीनियर सियासतदान हैं और ज़ाहिर है पार्टी की खिदमत भी की है, मैं इधर कोई झगड़ा नहीं डालना चाहता। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि वो वापस आना भी चाहते हैं कि नहीं आना चाहते। आज मरियम नवाज साहबा ने कैटेगोरिकली कह दिया कोई ताल्लुक नहीं है इनका मुस्लिम लीग नून से। इस वक्त तो नहीं है ना, जाहिर है 2018 में उन्होंने टिकट भी नहीं मांगा था, वो इंडिपेंडेंट लड़े थे, तो वो तो खुद नहीं ख्वाहिश का इजहार अभी तक किया, तो हम ज़बरदस्ती अब उनको पार्टी में तो नहीं शामिल कर सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर अली ज़ैदी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली आपका। अली ज़ैदी साहब, विफाक और सिंध के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। कभी पानी के मसाइल को लेकर आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने शेख रशीद साहब को ये टास्क दिया, क्योंकि उन्हें बताया गया कि बड़ी बद इंतज़ामी है, बदनज़मी है, सिंध के मामलात को हमें देखने की ज़रूरत है। और शेख रशीद साहब को टास्क दिया कि आप जाएँ, सिंध के हालात देखें और हमें रिपोर्ट पेश करें। ऐसे क्या गैर मामूली हालात हैं, ऐसी क्या अर्जेंसी है कि शेख रशीद साहब को जाना पड़ रहा है? अच्छा जी, अब 3 हिस्सों में मैं आपको अलग अलग समझा देता हूँ जी। पहली बात है, शेख रशीद साहब को इसलिए जाना पड़ रहा है कि शेख रशीद इंटीरियर मिनिस्टर हैं और इंटीरियर मिनिस्टर पूरे पाकिस्तान के हैं, इस्लामाबाद के तो नहीं हैं।
तो अगर कहीं हालात ख़राब होंगे और कहीं भी आउट ऑफ कंट्रोल होंगे तो फिर इंटीरियर मिनिस्टर को ही टास्क करेंगे, प्राइम मिनिस्टर, कि चाहे कहीं भी हो वो, इररिस्पेक्टिव के वहाँ किसकी गवर्नमेंट है, कि जाके वो असेसमेंट करके आए। अब आपने पूछा हालात ख़राब क्या हैं। हालात ख़राब ये हैं कि अगर आप देख लेती 3-4 दिन पहले शिकारपुर में जो ये डाकुओं ने एपीसी के ऊपर एक वीडियो चल रही थी, वो बेचारे 4-5 पुलिस वाले शहीद भी हो गए, कुछ अस्पताल में भी हैं। बिल्कुल। और वो वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है, वो एंटी एयरक्राफ्ट गन्ने लेके खड़े हुए हैं। तो ना पुलिस वालों के पास उधर कोई जैकटें हैं, ना वो एपीसी के जो क्या होती है, एंटी जो व्हीकल होती है, बुलेट प्रूफ व्हाटएवर, उसके थ्रू गोलियां चली गई हैं। लोग बेचारे शहीद हो रहे हैं, पुलिस वाले तबाहकुन किया हुआ है। और ये वही जगह है, और उसी जगह के एक बहुत बड़े वडेरे को सिंध हुकूमत के एक वजीर वो पीस अवार्ड दिलवा रहे थे आईजी साहब से। मुझे कोई समझा दे। और उसको कल अरेस्ट कर लिया परसों कराची में उन्होंने, कि जी वो तो बड़ा कोई डाकू है। एंटी टेररिस्ट कोर्ट में उसकी एफआईआर काटी, उसकी एंटी टेररिस्ट शिक से एफआईआर काटी। अगर वो एंटी टेररिस्ट, अगर वो टेररिस्ट है तो लास्ट ईयर वो उसको पीस अवार्ड किस खाते में मिल रहा था। इट इज ए मैसिव ड्रामा उधर जो हो रहा है। अब आपने पूछा वफाक का क्या काम है, तो वो उनके जो एक हैं स्पोक्स पर्सन टीवी पे आते हैं, मुर्तजा वहाब शायद उनका नाम है, वो हमारे अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन उन्होंने टीवी के ऊपर खड़े हुए कह दिया कि वफाक की गवर्नमेंट की ये गलती है कि जी वो ये इतना बड़ा असला आ गया। ओ भाई, सिंध आपका 15 साल से आप हुकूमत कर रहे हैं, पुलिस आपने तबाह की, मतलब हर चीज, पानी, कचरा, रोडें, इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, अस्पताल, सब कुछ आप माशाल्लाह तबाह करें। जब आप फेल हो जाए तो जी वफाक नहीं मदद कर रहा। आधा से ज्यादा सारा पैसा तो वफाक का आप सूबों में लेके जाते हैं, वफाक के बाद बचता क्या है? 60-70% तो वफाक के पर सिंध हुकूमत ने बाकायदा कोई वफाक से मदद मांगी है, आए हमारी मदद करें? अवाम ने तो मांगी है, वहां अवाम तो पाकिस्तान की अवाम है ना। सिंध में सिंधी जो रहते हैं वो पाकिस्तानी है, पंजाब में जो पंजाबी रहते हैं वो पाकिस्तानी है, खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून भाईजान हमारे रहते हैं वो पाकिस्तानी है। तो क्या मतलब है, पाकिस्तान के वजीर आजम है, पाकिस्तान के वफाकी वजीर हैं इंटीरियर मिनिस्टर साहब, तो वो अगर गए पाकिस्तानियों की हेल्प करने और असेसमेंट देने तो उसमें इतना कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये टास्क फिर रेंजर्स को देंगे जो ऑलरेडी वहां पे डिप्लॉयड है? अब ये फैसला तो ये आप प्राइम मिनिस्टर का से आप पूछे, ये तो उनकी जवाबदीद है। वंस शेख रशीद साहब कम्स बैक, नहीं देखिए ना, जाहिर है अगर वहां की पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है तो दूसरी फोर्स कौन है फिर दूसरी फोर्स? शाजिया, मैं काफी सवाल पूछना चाहता हूँ। 2019 में मैंने नाले साफ करवाए खड़े होके, बारिश आई और पानी बह गया और कराची नहीं डूबा। वो नाले सिंध हुकूमत को नहीं साफ कराए थे, वो FWO से मदद मांगी थी और वो कराची डूबने से बच गया। तो 2020 के अंदर वो नहीं किया तो कराची डूब गया। अब जो वहां कराची में काम हो रहा है, जो सारे नाले ठीक हो रहे हैं, स्टॉर्म ड्रेन सफाई हो रही है, वो इंक्रोचमेंट्स के ऊपर साइडों से सफाई करके रोडें बन रही है, वो सिंध हुकूमत नहीं करने लगी, वो FWO और NDMA और कोर 5 ये कर रहे हैं। सो पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, पाकिस्तान की आर्मी है, पाकिस्तान की रेंजर्स है, अब सब पाकिस्तान के लोग हैं। तो अगर कहीं पुलिस, सिंध हुकूमत इसके लिए आपको पहले कोई दरखास्त देगी या सिंध, जाहिर है सिंध, आप जब भी वहां पर कोई काम करने की कोशिश करते हैं, सिंध हुकूमत तो ये कहती है भाई हमारा अंदरूनी मामले आप अपने सूबे तक रहे। आप लोगों ने कौन सा पंजाब में जो है ना वो दूध और शहद की नहरें बहाई हुई है, KP में कौन सा दूध और शहद की आप लोगों ने नहरें बहाई, लेकिन जाहिर है उन लोगों को ये एतराज तो होते हैं। तो ये इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि सिंध हुकूमत ने बाकायदा की दरखास्त दी है, कोई मैसेज मिला है, कोई पैगाम मिला है आप लोगों को क्या है हमारी मदद करें आके? जो पाकिस्तान के हालात है ना, अगर आप उसकी होलिस्टिक देखें ना, तो अगर जो अंदरून सिंध के मामला हैं, चले मैं पूरे सिंध की बात करता हूँ, अगर आपने सिटी टू सिटी कंपैरिजन करना है तो ऐसा लगता है कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में वो दूध की नहरें बह रही हैं, शहद की नहरें भी बह रही हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस आप करें, वो तो फिर हाल तो देखिए लोगों का, राजा वाली बात है, अस्पताल ने तो सो देयरफॉर नहीं, वो अंधों में काड़ा राजा काड़े को नजर से आ रहा है, वो अंधे तो उनको अंधों को ये नजर नहीं आ रहा कि उन्होंने अपने सूबे का हाल क्या किया। तो ठीक है, व्हाट वुड यू प्रेफर,
तो अल्लाह का शुक्र है चीज़ें ठीक हो रही हैं, इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर सारे के सारे ठीक है, थिंग्स आर गोइंग फॉलोइंग इन प्लेस, हर चीज़ अपनी जगह पे बैठ रही है। इन्फ्लेशन का भी एक इशू रह गया, इंशाल्लाह वो हम एड्रेस कर लेंगे। लेकिन कहीं ऐसी बात तो नहीं है, देखिए बात कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि तहरीक इंसाफ अगर आप मुझसे सियासी तौर पर एक्टिव करना चाह रही है। NA 249 के बाद जो हुआ, ज़ाहिरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जितनी मर्जी तनकीद कर लें, बेड़ा गर्क कर दिया, कराची का कर दिया, पूरे सिंध का कर दिया, लेकिन फिर जब इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं तो ज़ाहिर है फिर वोट तो फिर आवाम का ही होता है। तो एक जो पॉपुलैरिटी आप लोगों की कम हुई है, कहीं सियासी तौर पर दोबारा से मर्ज होने के लिए, एक्टिव होने के लिए नहीं कर रहे? शाजिया, मैंने पहले दिन से NA 249 का रिजल्ट तस्लीम ही नहीं किया, क्योंकि वहां जब रीकाउंट के अंदर भी पोलिंग के बैग खुले हुए आ रहे हैं। और यार ये अच्छी बात है, अब मैं फोटो कॉपी कराता हूं फिर 40-50 हजार पेज और मैं स्टफ कर दूंगा, मैं जीत जाऊंगा, आप बोलिएगा वॉट एवर अली जैदी जीत गया। ये कौन सा इलेक्शन है? हाँ, मतलब ये वॉट एवर नहीं, नो वॉट एवर। हमने चीजें, हम क्यों EVM की बातें कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को अपोज करेगा वो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं चाहता, वो रिगिंग को प्रेफर कर रहा है। जिस तरह आप ये इलेक्शन नहीं मानते हैं तो नून लीग ऑपोजिशन आप लोगों का जीता हुआ इलेक्शन नहीं मानती, लेकिन आप लोग हुकूमत कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना। मेरी बात सुने, मेरी बात सुनिए। पहले दिन प्राइम मिनिस्टर ने इलेक्शन के बाद, ओथ लेने के बाद, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जो पहली तकरीर की थी, उस पहली तकरीर में इन्होंने हमसे पहले कहा था, ये सारे जो खड़े होके वहां पे जो राइट साइड पे जो दो पार्टीज बैठी होती हैं ज्वाइंट मिलके, उन्होंने कहा था कि जी वो इलेक्शन के ऊपर वो पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी। हमने कहा अभी बनाओ, तो मुझे बता दें कि 2013 के इलेक्शन में हम कोर्ट में दादा का ये क्यों नहीं गए? मुझे बता दें किससे रोका था? 4 हल्के हमने खुलवा दिए ना, आखिर में खुलवाते ही है। अच्छा, की बात, बेकार बात है, रोना धोना। डेटा के ऊपर बात करें, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करें। ऐसी अभी आप कह देती तो अभी रात के 10 नहीं बजे, सुबह के 10 बजे, तो मैं लेकिन रियलिटी है ना, पीपल्स पार्टी जीती है ना। आप जितना मर्जी डिनाई करते रहे, पीपल्स पार्टी जीती है ना। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, जो जमात आप मानने, अगर आप मानना चाहती हैं, मैं नहीं मानता भाई। मुझे तो जो इलेक्शन कमीशन रिजल्ट पता चलेगा मैं तो उसको मानूंगी ना। मैं कौन 14-15 साल, ये कौन सा वाला इलेक्शन कमीशन जो ट्वीट कर रहा है EVM के खिलाफ, फिर बाद में डिलीट कर रहा है? हाँ, तो ये वो इलेक्शन कमीशन की बात करें जो ट्वीट करता है, जब तहरीक इंसाफ जीत जाती है, यही इलेक्शन कमीशन होता है ना। देखिए, ये मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं, ये पाकिस्तान की तारीख में ये भी बड़ी जबरदस्त बात है कि सिटिंग फेडरल गवर्नमेंट कंप्लेन कर रही है क्योंकि वो रिगिंग नहीं कर रही, वरना ये फेडरल गवर्नमेंट को कोई हरा सकता था? मतलब आपने कभी सोचा कि सिटिंग गवर्नमेंट को क्या ये मर रहे हो रहे होते थे आखिर में, वो फिर भी इलेक्शन क्योंकि धांधली करके जीत जाते थे? अच्छा, मतलब ये है कि अगर रिगिंग हो तभी फेडरल हुकूमत जीत सकती है, कारकर्दगी का कोई लेना देना नहीं है। अवाम नाराज भी हो सकते हैं, अवाम ये भी सोच सकते हैं कि PTI ने बड़ी शाजिया, वाह 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 वाह। अच्छा, आपने बात बड़ी जबरदस्त की, मुझे बड़ा मजा आया सुन के। आप भी हंस रही हैं, मैं भी हंस रहा हूं। जबरदस्त परफॉर्मेंस है पीपल्स पार्टी की जो इलेक्शन जीते हैं। वो NA 249 के हल्के में तो कोई नाला भी नहीं है, कोई सड़क भी कच्ची नहीं है, आगा खान जाने की जरूरत नहीं है, वहां अच्छे अस्पताल, बल्कि अमेरिका से भी अच्छे अस्पताल वहां है। बल्कि जरदारी साहब जब बीमार होते हैं ना, उनको चाहिए वो NA 249 के अस्पताल में जाके इलाज कराएं, बल्कि वो नवाज शरीफ और जो उनके पार्टनर हैं उनको भी बुला लें कि जी यहाँ आ जाए, ये NA 249 में दूध की नहीं, जिन्होंने वोट दिया चांदी है, उसमें सोना और वो भी मिल रहा है, वो वाले। क्या परफॉर्मेंस आपने, बात आपने की है परफॉर्मेंस की, शाजिया क्यों मेरे से बहस? बात आपने की परफॉर्मेंस की, जबरदस्त परफॉर्मेंस है। जरा चले ना, मैं आपको लेके जाता हूँ NA 249, चले ना, 15 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं वहां, चले ना जरा। ठीक है, सूबाई हुकूमत में ये है ना, चले ना। कब चल रही है बताएं, चले, अभी डेट दें मुझे। मैं कराची आऊंगी तो जरूर जाऊंगी, प्रोग्राम करूंगी वहां से आपके साथ, और आप कराची आएंगे आऊंगी तो जरूर प्रोग्राम करूंगी। PDM से आखिरी सवाल का जवाब दे दें। PDM जब भी आप आइए, मैंने आपके साथ किया
मुझे लगता है कि शाजिया आज आप सिर्फ मस्ती मजाक के मूड में, कोई सीरियस इंटरव्यू और सीरियस बात करने के मूड में नहीं है। क्यों पीडीएम मजाक है? पीडीएम सारे इकट्ठे हो गए, मौलाना आ रहा है, मौलाना जा रहा है, ये सारे जब इकट्ठे हो गए, सारे पैसे पूसे डाल के, तो उस वक्त खतरा, ये क्या खतरा होगा मुझे बताएं? कभी दुनिया की तारीख में सर एक आपको थिंक, आई नो कि आप स्टूडेंट हैं पॉलिटिक्स की और आप कई सालों से, जरा मुझे तारीख का मुताला करके ये अर्ज कीजिएगा कि कभी कोई दुनिया में तहरीक किसी चोर डाकू के पीछे खड़ी हुई है? सोचें, आपको तो सोच में मैंने डाल दिया। नहीं, मुझे सोच में नहीं डाल दिया। चोर डाकू तो आप, मैं तो ये तो आप लोगों का एक वर्ड, पेट वर्ड बन गया ना। प्राइम मिनिस्टर साहब कोई तकरीर करें, चोर डाकू का अल्फाज इस्तेमाल ना करें, तो कोई बनता ही नहीं है ना। आप लोगों की तकरीर, आप लोगों की कहानी मुकम्मल ही नहीं होती। नहीं है, बिल्कुल। मैं नहीं कह सकती। एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिस्क्वालीफाई किया तो था एवनफील्ड शरीफ को। तो नहीं, तो एवनफील्ड रेफरेंस में सिसिलियन माफिया सजा मुअत्तल किसने की? अदालतों ने की ना। बाहर जाने की इजाजत किसने दी? अदालत, सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं की। जमानतें कैसे मिल रही हैं इनको? अदालतें दे रही हैं ना। बाना, प्लेटें उनकी कम हो गई, प्लेटलेट्स कम हो गई, पता नहीं चमचे लेके बाहर चले गए अपने, वो ठीक हो गए। ये बताएं ना जरा, मैं पूछना चाहता हूँ जो बाहर गए थे अदालत को, और जिसको अब आप मेरे से ये सुनना चाह रही हैं कि जो गारंटर था उसको भी अदालत ने इजाजत दे दी, तो मैं इसके आगे क्या कहूँगा? ठीक है, बहुत मेरे पास कॉमन सेंस है, ये जो कॉमन लॉ है ना, इट्स बेस्ड ऑन कॉमन सेंस। चले, रोक लिया ना आप लोगों ने रोक लिया ना ईसीएल में डाम डाल के। बहुत बहुत शुक्रिया। विफाकी वजीर बहरी अमूर तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी साहब मेरे साथ थे। थैंक यू वेरी मच। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। कई सालों की जंग के बाद अमरीकी अफवाज अब अफगानिस्तान छोड़ने की तैयारी कर रही हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन के मुताबिक अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजी इनखला के बाद अमरीका अफगानिस्तान की मदद तो करता रहेगा, लेकिन इसकी ये इमदाद अस्करी इमदाद नहीं होगी। एक ऐसा वक्त जब अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान से वापस जा रही हैं तो अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा होने के खदशात सामने आ रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ एक अखबार में पेंटागन के एक ओहदेदार का हवाला देकर यह खबर दी गई कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी अफवाज की सपोर्ट के लिए अपनी फ़ज़ाई और ज़मीनी हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है, ताकि फ़ौजी इनखला के बाद भी अमरीका अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी को कायम रख सके। मीडिया में छपने वाली इस खबर के बाद दफ्तर ख़ारजा ने अपना एक वजाहती बयान जारी किया और बताया कि पाकिस्तान में अमरीका की कोई फ़ौजी अड्डा या एयरबेस नहीं और ना ही ज़मन में कोई नया मुआहदा किया गया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने यह वजाहत में कहा कि पाकिस्तान अमरीका एयर और ग्राउंड लाइन कम्युनिकेशन मुआहदा ये 2001 से जारी है, जिसके तहत अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान से इनखला के वक्त पाकिस्तान के ज़मीनी और फ़ज़ाई रास्ते को इस्तेमाल कर सकती हैं। जबकि दूसरी तरफ आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ। DGISPR के मुताबिक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में अफगान पीस प्रोसेस और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल का पाकिस्तान पर असरात का जायज़ा लिया गया। आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान में फायरिंग के वाक़यात, अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के दोबारा मुनज़्ज़म होने का नोटिस लिया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अब सवाल ये है कि क्या अफगानिस्तान में पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को अफगानिस्तान के तरफ से जो है वो मस्बत जवाब नहीं दिया जाएगा तो पाकिस्तान का इस पर रिएक्शन क्या होगा? क्या इसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है अफगान पीस प्रोसेस को सपोर्ट करेगा अगर अफगानिस्तान की ज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने से नहीं रोका जाता? और अमरीकी हुकूमत से ऐसा बयान उनकी तरफ से क्यों जारी किया गया कि पाकिस्तान ने अमरीकी अफवाज को अड्डे फराहम करने की रजामंदी दी है? इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, अफगानिस्तान से निकलने के बाद क्या हाल होगा जब अमरीकी अफवाज वहाँ से निकल जाएंगी? अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल, अफगानिस्तान के हालात, इस पर बड़े सवालात उठ रहे हैं। अमरीका 80 की दिहाई में जो सोच वहाँ पर छोड़ के गया था, इंतहा पसंदाना सोच, वो आज भी वहाँ पर मौजूद है
और 20 साल की नाकामी के बाद जो अब अमेरिका वहाँ पर निकलना चाहता है और साथ ही इस तशवीश में मुब्तला भी है कि वहाँ के हालात क्या होंगे। ये जो अमेरिकी मीडिया से जो खबर बाहर निकाली गई है कि पाकिस्तान पाकिस्तान अपने ज़मीनी और जो हवाई अड्डे देगा अमेरिका को अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए, वहाँ के तालिबान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए, आपको लगता है ये कोई प्रोपेगेंडा है? जब ऑलरेडी मुआहदा मौजूद है तो क्या कोई नए मुआहदे की तजदीद की गई है? अगर ऐसी बात नहीं है तो अमेरिकी मीडिया के ज़रिए ये बात क्यों बाहर लाई गई? थैंक यू शादिया। देखिए, पहली बात यह है कि उसका जो कंटेंट है खबर का, पहले मैं उस पर बात कर लेता हूं। उन्होंने कहा अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकन फौजों की मदद के लिए, तो ये तो इस वक्त मौजूद हैं और उनकी मदद के लिए यकीनन वो यहाँ से हमारे लैंड रूट्स इस्तेमाल करते रहे हैं उस पुराने मुआहदे के मुताबिक। अब जो वहाँ फोर्सेस मौजूद हैं उनका बहुत हैवी इक्विपमेंट है जो उन्होंने वापस लेकर जाना है, और कुछ ऐसा है जिसको वो तबाह कर रहे हैं। वो जो उन्होंने ज़ेरे ज़मीन अपने अड्डे और बेसिस बनाए हुए थे उनको वो एक्सप्लोसिव लगाकर तबाह कर रहे हैं ताकि वो बाद में तालिबान के या उन जो फोर्सेस हैं उनके हथे ना लगें। तो एक तो ये उनकी ज़रूरत है यहाँ से निकलने के लिए, लेकिन 9/11 के बाद जब उनका इनखला कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद किसी किस्म का कोई हवाई ज़मीनी राब्ता या एयर बेसेस हुकूमत बहुत श्योर है कि उनको प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। इमरान खान ने इस मुआहदे की पहले भी मुखालफत की थी जब प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने यह मुआहदा किया। फिर उन्होंने ड्रोन स्ट्राइक्स के खिलाफ बड़े जुलूस भी निकाले और इसी तरह वो इस जंग की मुखालफत करते रहे हैं। तो अब ये समझ में बात नहीं आ सकती कि अमेरिका, लेकिन ये भी तो दूसरी तरफ एक हकीकत है, दोबारा ताउन करेगा। एक ये भी तो एक हकीकत है कि अमेरिका इस रीजन को, इस खित्ते को छोड़ना नहीं चाहता। चाइना की वजह से, रशिया की वजह से अपनी एक ग्रिप, अपना एक होल्ड इस खित्ते पर रखना चाहता है, जिसकी वजह से ये प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है और इस तरह का कोई रास्ता भी निकालने की अमेरिका कोशिश कर रहा है। तो इस रीजन में और बहुत से ममालिक हैं, एक उनका चहेता हिंदुस्तान भी है, तो हिंदुस्तान में ऐसे अड्डे ले लें, वहां से हवाई जहाज तो आ सकते हैं अफगानिस्तान में और ऑपरेट कर सकते हैं। वो तो कोई इतना दूर मुल्क नहीं है। कजाकिस्तान में ले लें, उज्बेकिस्तान में ले लें अगर उन्हें मिल सकते हैं, तो सेंट्रल एशिया की किसी रियासत से ले लें। लेकिन पाकिस्तान इस तरह का ताउन पहले करने की एक बहुत भारी कीमत अदा कर चुका है जो प्रेसिडेंट मुशर्रफ के दौर में हुआ। अब की जमहूरी हुकूमत आई एम श्योर कि पहली बात है वो इस तरह का ताउन करेगी नहीं। अगरचे हमारी तारीख बहुत गंदी है, सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप ने हमेशा अमेरिका की खुशनुदी के लिए, यही मैं अगला सवाल आपसे करना चाह रही थी कि ऑपोजिशन में रहते हुए हमारे ख्यालात भी और होते हैं, हमारी सोच भी और होती है, क्योंकि हमने अवाम की सोच को अपने ज़ाहिर हक में करना होता है, अपने वोट को मजबूत करना होता है। लेकिन जैसे ही हमने अपनी ये हिस्ट्री हमने अपनी देखी है, जैसे ही जमातें इक़्तिदार में आती हैं, अपनी सोच, अपने रवैये, अपनी पॉलिसीज़ को बदल देती हैं अपने मफाद में। मैं समझता हूँ इमरान खान बाकी रवायती सियासतदानों से बहुत मुख्तलिफ है। इमरान खान इस मसले में कोई ताउन नहीं करेगा जब तक पाकिस्तान की पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लेता, जब तक आर्म फोर्सेस की लीडरशिप को एतमाद में नहीं लेते। तो इस तरह का कोई भी खुफिया मुआहदा इमरान खान नहीं करेगा। और इस वक्त जो माहौल है सोशल मीडिया का, मेरे जैसे लोग भी कम इल्मी के बावजूद मीडिया पे आकर अपनी राय का इजहार करते रहते हैं, तो लोगों के पास इजहार राय के मौके मौजूद हैं। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की मेजॉरिटी आवाम की इस तरह के ताउन को रेजिस्ट करेगी। और दूसरी बात यह है कि इसमें पाकिस्तान का सरासर नुकसान है, क्योंकि जो बात आपने अपने इंट्रो में कही, अफगानिस्तान में 9/11 को जब अमेरिकन फोर्सेस निकल जाएंगी तो एक खाना जंगी की सी कैफियत जरूर होगी, क्योंकि तालिबान जो स्टेटस को फोर्सेस हैं, अशरफ गनी और अब्दुल्ला की रेजिस्टेंस फोर्सेस चाहेंगी कि उनको अकोमोडेट किया जाए, और जो स्टेटस को फोर्सेस हैं ये चाहेंगी कि पहले वाला निजाम चलता रहे। लिहाजा क्लैश इज अ राइटिंग ऑन द वॉल। और जिन फोर्सेस ने अमेरिका के पांव नहीं लगने दिए, वो अशरफ गनी
अगर तालिबान दोबारा से मर्ज होते हैं, वहां पर दोबारा एक्टिव होते हैं, आज भी आपको पता है जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, इस बात का नोटिस लिया गया कि अफगानिस्तान सरजमीन से यहाँ पर फायरिंग हो रही है, तो कौन जिम्मेदार होगा अगर ये वाकयात मजीद बढ़ते रहे? अमेरिका तो चला जाएगा। हमें ये समझना चाहिए कि तालिबान एंटी पाकिस्तान फोर्स नहीं है, ये अफगानिस्तान का इंटरनल मामला है। जो रेजिस्टेंस फोर्सेज हैं, जिन्होंने 20 बरस अमेरिका के खिलाफ बरसरे पैकार रहे हैं, उनको आप जो भी नाम दे दें वो अफगान हैं। अफगानिस्तान के अंदर उनका जड़ें मौजूद हैं, उनका खानदान मौजूद है, वो लोग वहीं के रहायशी हैं, वो लोग हुकूमत में अपना शेयर यकीनन चाहेंगे। पाकिस्तान ने अपना बॉर्डर सिक्योर कर लिया है, हमें सिर्फ फिक्र उन बात की होनी चाहिए जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है या जो ऐसे एलिमेंट हैं जो बैरूनी लेकिन बॉर्डर पार से फायरिंग के वाकयात ये तो हमारे लिए तशवीश का बायस हैं सर। ये यकीनन है, लेकिन ये वो कुव्वतें हैं जो स्टेटस को पार हैं, जो रॉ है, उनके कहने पर ये इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। इसमें क्रिमिनल एलिमेंट भी मौजूद है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड एलिमेंट भी मौजूद है, दहशतगर्द भी मौजूद है जो किसी के लिए काम कर रहे हैं। इन फोर्सेस से डील करना पाकिस्तान को आता है और पाकिस्तान इंशाल्लाह इनसे डील करेगा, जरूर करेगा। हमारा बॉर्डर 100% सिक्योर हो जाएगा चंद 1-2 माह के अंदर अंदर, तो फिर ये तमाम मसाइल हल होते नजर आते हैं। प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है या ये साजिश भी हो सकती है कि अफगानिस्तान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करवा कर ये तासुर देने की कोशिश की जाए कि अफगानिस्तान अभी स्टेबल नहीं है और अगर अमेरिका वहाँ से निकलता है तो हमें ज़रूरत है कि हम पाकिस्तान की ज़मीन को इस्तेमाल करें, यहाँ के हवाई अड्डे इस्तेमाल करें, यहाँ की ज़मीन को इस्तेमाल करें? देखिए, अमेरिका की जरूरत तो है क्योंकि वो चाहेगा, लेकिन उस जरूरत को पूरा करना हम पर फर्ज नहीं है। ये पाकिस्तान पर फर्ज नहीं है कि अमेरिका की हर जरूरत पूरी करने के लिए पाकिस्तान अपनी नेक को स्टिक आउट करे, ऐसा होना जरूरी नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान अपने मफाद में काम करते हुए अपने पांव पे खड़ा होकर वो फैसला करेगा जो पाकिस्तान के मफाद में है। लिहाजा मैं समझता हूं कि मौजूदा हुकूमत को ऑन बोर्ड लेते हुए और तमाम मिलिट्री लीडरशिप को ऑन बोर्ड लेते हुए फैसला करेगी और यकीनन वो पाकिस्तान के मफाद में फैसला होगा, किसी किस्म के दबाव में वो नहीं आएंगे। अगरचे हमारी तारीख बहुत ऐसी रही है और इस वक्त भी बहुत जाहिर है वो कैंसिल तो नहीं हुआ, वो ताल जारी है, तो 9/11 के बाद ये मुआहदा भी खत्म हो जाएगा। यकीनन ये जो कोलिशन फोर्सेस थी उनकी सपोर्ट के लिए था। जब कोलिशन फोर्सेस मुल्क छोड़ के जा रही हैं तो ये मुआहदा उम्र भर का मुआहदा या 100 साला मुआहदा नहीं है, वो यकीनन इख्तिताम पजीर हो जाएगा और उसको अब भी हम फॉलो करने के उस तरह पाबंद नहीं हैं। लेकिन एक हम चूंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन चाहता है तो हम चाहते हैं कि वो जो एक मुआहदा हुआ है अमेरिका और तालिबान के दरमियान, उस मुआहदे पर अमल दरामद करने के लिए अगर अमेरिका अपनी फोर्सेस निकाल कर ले जाते हुए ये रास्ता इस्तेमाल करना चाहता है तो हम उनको रास्ता देंगे ताकि वो अमेरिका अफगानिस्तान से मुआहदे के मुताबिक निकल जाए और फिर अफगान ओन्ड सोल्यूशन जो अफगान अवाम पसंद करेंगे अफगानिस्तान में वो हुकूमत बने और वो फैसला। तुर्की में इस हवाले से जो बड़ी अहम सिटिंग भी होने जा रही है, चाइना, रशिया, ईरान इसमें शामिल है और फिर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पर भी बहुत ज़्यादा दबाव है कि तालिबान को जंगबंदी के लिए आमादा किया जाए। इन इकदाम से तो लगता है कि अमेरिका चाहता है कि अफ़गानिस्तान में जो है ना वो इसको उनके हालात को इस्तेहकाम मिले, अदम इस्तेहकाम का शिकार ना हो अफ़गानिस्तान के हालात। आपको लगता है कि इस बैठक के बाद जो एक सिटिंग होने जा रही है अब सियासी कोई हल निकलेगा जंगबंदी के हवाले से? दो बातें, जब तक जंगबंदी नहीं होगी मुआहदे पर अमल नहीं हो सकता, ये तो लिखी पड़ी बात है। ये नहीं, देखिए बात ये है कि ये जो कंट्रीज इकट्ठे हो रही हैं इनका मफाद है अफगानिस्तान के अमन से वाबस्ता है। हाँ। तुर्की भी चाहता है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी चाहते हैं, ईरान, रशिया, पाकिस्तान और चाइना तमाम चाहते हैं कि अफगानिस्तान स्टेबल हो ताकि तिजारत को फरोग मिले, सेंट्रल एशियन स्टेट्स की समंदरों तक रसाई हो सके, रूस की समंदर तक रसाई हो सके और अफगानिस्तान के रास्ते को इस्तेमाल करते हुए ये रीजनल कंट्रीज उससे फायदा उठाएं क्योंकि इस अमन से ही तरक्की इलाके की जो मतलूब भी है और मशरूत भी है। तो ये तो यकीनन कंट्रीज चाहती हैं, लेकिन अमेरिका क्या चाहता है उसको गौर से हमें देखना है। मेरी जाती ख्याल में
बड़ी खुश नसीबी होगी अगर अमेरिका अफगानिस्तान में अमन चाहता है, क्योंकि डायरेक्ट फायदा अमेरिका का कम, चाइना, रशिया, ईरान, टर्की, पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट्स का फायदा ज्यादा है। सही। लिहाजा वो चाहेगा कि चीन की प्रोग्रेस रोकने के लिए अगर यहाँ इंस्टेबिलिटी रहे तो शायद अमेरिका इससे ज्यादा खुश होगा। वेरी ट्रू। बहुत बहुत शुक्रिया दिफाई तज्ज़ जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब मेरे साथ थे। थैंक यू वेरी मच सर। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।